जीपीओ ने पूछा 2019 में, बताओ भाई। फटाफट से बताएंगे। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? मॉरिस जोन्स ने, आइवर जेनिंग्स ने, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने, या ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था? किसने कहा था? फटाफट आंसर। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। बहुत सही, बहुत शानदार। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? किसकी बात करें? भारतीय संघवाद, जब भारत संघवाद जो कनाडा मॉडल पर आधारित है, क्या भारत के संघवाद में द्वैध शासन प्रणाली है? यही तो हमको संघवाद की तरफ झुकाव कराता है हमारा। हाँ जी, द्वैध, यानी कि केंद्र स्तर पर भी गवर्नमेंट है आपका और स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची अजीब ही है, यहां पर ही केंद्र और राज्यों के विषय बांटे गए हैं। यह भी संघात्मक की पहचान मैंने आपको बताई आज। देखो मैंने डी पे टिक कर दिया ना, यहाँ तो डी लिखने लग गए हैं कुछ, तो भैया मेरे ऊपर से गया। समझो तो सही मैं क्या बोल रहा हूँ। उसने पूछा है नहीं है नहीं पूछा उसने, नहीं है पूछा है। मैं कह रहा हूं ये तो पहचान है द्वैध सरकार संघवाद की। संघवाद में क्या बताया था मैंने? संघवाद वो होता है जिसमें शक्तियों का बंटवारा हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये पहचान है, ये पहचान है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, एकदम से ठीक है। और संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई, संघ बनाने के लिए सहमत नहीं होती। पारस्परिक सहमति जो होती है वो किसमें होती है? पारस्परिक सहमति जो होती है ना, वो होती है फेडरल में। जो अमेरिका में 50 स्टेट हुए थे, भारत में 50 स्टेट, क्या भारत में के जो स्टेट है क्या वो सहमत हुए थे? नहीं। भारतीय संघवाद के बारे में ये बात एकदम ठीक नहीं है कि यहाँ की इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई। वो अमेरिका का उदाहरण है, अमेरिका का। तीसरा, केसी वेयर के अनुसार भारतीय संघवाद, डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संघवाद को क्या बताया था जरा समझे। हमने बात की थी आपका, कह रहे ए फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी प्रिंसिपल्स, सहायक एकात्मक सिद्धांत वाला एक संघीय राज्य होगा। क्या भारत एक संघीय राज्य है यूनिटरी प्रिंसिपल्स के साथ में? या भारत एक में एक आपका केंद्रीकृत सरकार है, यूनिटरी प्रिंसिपल्स के साथ में भारत में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है? या फिर एक केंद्रीकृत सरकार जिसका कोई संघीय सिद्धांत नहीं है? या फिर संघीय सिद्धांत के साथ में, मैंने आपको बताया था हमारे यहां पर साथी यूनिटरी होने के भी सिम्टम्स हैं, हमारे यहां फेडरल होने के भी सिम्टम्स हैं, है या नहीं है? लेकिन फिर भी दोनों में कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो आप बोलेंगे ज्यादा झुकाव जो है वो फेडरल होने की तरफ है, यानी कि संघीय सिद्धांत के साथ में एकात्मक राज्य होगा। आपातकाल के दौरान हमारा एकात्मक राज्य भी हो जाता है। ज्यादातर दोस्तों का ऑप्शन डी और एकदम से ठीक, वेरी गुड। संघवाद का अर्थ क्या होता है? आज हमने संघवाद को समझा। अगर आप आंसर दे पाएंगे तो मजा आ जाएगा। बड़े ध्यान से देना, सभी विकल्पों पर नजर रखें। न्यायपालिका देश की सर्वोच्च सत्ता है, क्या यह संघवाद कहता है? कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है? या फिर देश चलाने के लिए जो राज्यों का संघ, या फिर देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व? संघवाद क्या बताया था मैंने आपको? बोले, मैंने बोला एकात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, आज ही हमने बात करी, जिसमें क्या होगा, सत्ता का केंद्रीकरण होगा, सिर्फ एक सरकार डिसीजन लेगी, एक सरकार। लेकिन संघात्मक का अर्थ क्या होगा? फेडरल होने का क्या मतलब होगा? फेडरल होने का मतलब होगा सरकार द्वैध स्तर पर होगी, यानी केंद्र स्तर पर भी और आपका राज्य स्तर पर भी। तो संघवाद में यही हमने समझा था कि केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, यानी देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व, यही क्या होता है? संघवाद। भारत इसका एक उदाहरण है। बहुत बढ़िया, ये हम कर चुके थे आपका। भारतीय संविधान में सरकार का अर्धसंघीय रूप कहां से लिया गया है? जो हमारी संघीय व्यवस्था है, जिसको हम अर्धसंघीय व्यवस्था भारत के रूप में एकदम से बोलते हैं, तो क्या आयरलैंड से है? एसएससी जेई में पूछा गया प्रश्न है। या यूएसए से लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया है, या कैनेडियन? जो हमारी संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ओके, कनाडा से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? एसएससी सीएचएसएल 26 अक्टूबर 2020। हमेशा हम देखते रहेंगे जिन भी एग्जाम्स पे हमको फोकस करना है, ऐसी बाध्यता बनाने की जरूरत तो नहीं है ना कि इसी एग्जाम के क्वेश्चन हमारे लेके आओ, है ना। टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछा गया तो मैं ला सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। बोले नहीं भैया उसी एग्जाम के लेके आना हमको, तो जिसका एग्जाम मैं देने वाला हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताओ भाई, सारे लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संघीय प्रणाली, विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे पास है, जी हाँ।
केंद्र और राज्य के बीच में विवाद ज़्यादा होते हैं, हालांकि मैंने आपको बताया था संघीय सरकार में, लेकिन उनके विवाद के निपटारे कौन करेगा? कोर्ट करेगा। यूनिटरी गवर्नमेंट है क्या भारतीय संघीय प्रणाली में? नहीं भैया। यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल कौन से देश बताए थे? लिखित संविधान है भारत का, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, यही संघीय व्यवस्था की पहचान है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। टिपिकल सा टॉपिक था, लेकिन अगर 60-70% भी समझ में आया तो बड़ी बात है। जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उनको ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना समझने लायक हो। ओके, जरूर बताना आपका स्कोर क्या रहा आज के इन 7 प्रश्नों में, इन टॉपिक्स पर आपकी क्या पकड़ बन पाई। और कल फिर हम चलेंगे आपका वही जर्नल चीज़ों की तरफ, आगे टॉपिक आपको शेड्यूल मिल ही जाएगा। ओके, तो थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और भाई साहब, एक खुशखबरी आप सब लोगों के लिए, ये परिवार 7 लाख स्टूडेंट्स का एक परिवार हो चुका है। इसके लिए बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार। नमस्ते, टेक केयर, मिलते हैं कल। हमने कर ली, यहाँ पे आंसर करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? हम हमेशा कक्षा में वही प्रश्न लेके आएंगे जो कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है। कभी कोशिश करेंगे कोई टॉपिक समझाना हुआ तो उसके लिए अलग से भी प्रश्न डिजाइन करें। तो कितने प्रकार की है बताएंगे? 3 प्रकार। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग निम्नलिखित 3 अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं है? CHSL एग्जाम का प्रश्न है, बताओ। विधायिका क्या अंग होता है? जी भैया, लॉ मेकिंग के लिए होता है। कानूनों की व्याख्या के लिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। मीडिया नहीं होता है, मीडिया नहीं होता है। अर्थात क्या बोलेंगे? केवल 1 और 3 ही है, केवल 1 और 3 जो कि सरकार के अंग हैं। ओके, सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है उसको क्या कहते हैं? कार्यान्वयन। एक टर्म आपको पकड़नी थी, क्या बोलेंगे आपका? कार्यान्वयन कौन करेगा? क्रियान्वयन या कार्यान्वयन कौन करेगा आपका? एडमिनिस्ट्रेशन, वो कार्यपालिका देखेगी आपका। एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को क्या कहा जाता है? जो हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका में जो शक्तियां दी उसको कैसा वितरण हम कहेंगे आपका? तो शक्ति का क्या वो आपका साथी लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन था, क्या वर्टिकल था? आप बोलेंगे भैया हॉरिजॉन्टल था, शक्ति का क्षैतिज वितरण था। भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग, 3 फंक्शंस होते हैं। कौन से 3 ऑर्गन्स हैं आपका? एक तो लेजिस्लेचर हो गया, एक एग्जीक्यूटिव हो गया और एक जुडिशरी हो गया। ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है बताएं? राज्य के किसी भी अंग के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती देना। बताएंगे जी, तो क्या बोलेंगे? तीनों अंगों के बीच सत्ता का एक संतुलन बना रहता है। ऐसा थोड़ी एक दूसरे पर अंकुश लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाए गए, नहीं भैया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? द बैलेंस ऑफ पावर रिमेन्स बिटवीन द 3 ऑर्गन्स, कि तीनों के बीच क्या बना रहे आपका? क्या सुनिश्चित करेगा? कि भैया तीनों के बीच सत्ता का एक संतुलन बना रहे, एक बैलेंस बना रहे। निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? ये कल का क्वेश्चन है जो हमने कल पढ़ा था, जरा आंसर करें। कल का क्वेश्चन होगा। कल मैंने आपको बताया था सरकार एकात्मक हो सकती है, यूनिटरी हो सकती है। यूनिटरी होने का मतलब क्या है? कि जितना भी शक्ति या संसाधन होगा सिर्फ एक सरकार के पास में होगा। तो एकात्मक सरकार की विशेषता क्या होती है? ऑल इंडिया सर्विसेज। मैंने कहा था यूपीएससी के मामले में भारत की सरकार क्या हो जाती है? एकात्मक सरकार हो जाती है। देखो, कई तो स्वतंत्र न्यायपालिका कह रहे हैं, हमारे देश में नहीं है स्वतंत्र न्यायपालिका, और हमारा देश कैसा अर्धसंघात्मक है, इसका तो अर्थ नहीं बनता। शक्तियों का विभाजन कहाँ पे होता है आपका? भारत में होता है आपका शक्तियों का विभाजन। या मैंने बताया था कल आपको, जो संघात्मक राज्य होता है उसमें शक्तियों का हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन होगा। बताया था ना, विकेंद्रीकरण कल मैंने समझाया था। तुम ऐसे तो नहीं हो भैया, हमें वो 2-4 फैक्ट बता दो, एग्जाम वाले ऐसी क्लास कर दो, टॉप 100 पॉलिटी के क्वेश्चन और सब कुछ कवर, ऐसा लिखवा दूं क्या? ऐसे ऐसे बनोगे? उससे बचना है। 50 क्वेश्चन में पॉलिटी खत्म। लिखित संविधान, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो भैया किसी का भी हो सकता है, मैंने आपको बताया। भैया क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देखिए, क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में? भारतीय संविधान के अनुसार, बताएं एक बार। अच्छा, ये पूछा है कौन सा अंग नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, माफ करेंगे भाई, मैंने लिख दिया कौन से अंग है, कि विधायिका और न्यायपालिका, केवल एक और दो। कौन सा अंग नहीं है? केवल 2 हो जाएगा, केवल 2, केवल 2। बहुत सारा थैंक यू, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इस तरह की मेरी किसी भी गलती के लिए मुझे माफ करेंगे दोस्त, ठीक है भैया, इस तरह की गलती हो तो। संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक देश अन्य राष्ट्र के प्रभुत्व के साथ या उसके बिना एक संप्रभु हो सकता है। जैसे भारत और पाकिस्तान उदाहरण लेते हैं, कि हम पाकिस्तान के बिना भी संप्रभु हो सकते हैं और उसके साथ भी संप्रभु हो सकते हैं, क्या एकदम से ठीक है? यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करते समय ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सही है, गलत है।
इनमें से कौन सा विचारक है जो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? मैंने कहा था ना, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जूनियर इंजीनियर के लिए। जेई में सबसे अच्छी, एसएससी के किसी भी लेवल में सबसे अच्छी जीएस जो पूछी जाती है वो जेई के लिए पूछी जाती है। ओके, क्या बोलेंगे आपका पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को किसने डिफाइन किया था? आपका रूसो ने। एक पूर्ण संप्रभु बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाले सम्राट को सर्वोत्तम रूप से क्या कहा जाता है? अगर हम टॉपिक के कभी भी बाद में 2-4 प्रश्न, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम लेके आए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छी चीज़ है, इससे प्रैक्टिस होती है। इससे शानदार कोई चीज़ नहीं हो सकती। बताइए भाई, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि एग्जाम में प्रश्न पूछा कैसे जाएगा, एटलीस्ट वो तो पता चले। एक पूर्ण संप्रभु बिना किसी प्रतिबंध के, कोई प्रतिबंध नहीं है, सवरीन भी है, तानाशाही करने वाले सम्राट को, तानाशाही तो कर ही रहा है तो उसको तानाशाही मत क्या देना, कि भैया डिक्टेटरशिप का है तो डिक्टेटर कहा जाएगा। उसमें एक शब्द जोड़ दिया उसने, सिर्फ इतना बोलता, बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाला, तो तानाशाह हो जाता। क्या हो जाता फिर? तानाशाह हो जाता। लेकिन वो तानाशाह होने के साथ में सवरीन भी है, तब उसको बोलते निरंकुश। प्राचीन समय के राजा हैं, ऑटोक्रेसी इसी को कहा जाता है, और उसको ऑटोक्रेट कहा जाता है, निरंकुश बोलेंगे। बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाला तानाशाह, और पूर्ण संप्रभु हो और आपका बिना प्रतिबंध के, तब वो उससे भी सुप्रीम लेवल हो जाता है, तानाशाह से भी ऊपर हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे आपका भैया? ऑटोक्रेसी हो जाती है, ऑटोक्रेसी, निरंकुशता की भावना आ जाती है। भारतीय संविधान है क्योंकि आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने का सर्वोपरि अधिकार, यानी कि मैंने आपको समझाया आज ही, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि इनर और आउटर सवरीन हमारी कंट्री है, क्योंकि कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकती। वैसे थोड़ी हम अमेरिका के हिसाब से काम करेंगे कुछ, या पाकिस्तान जो कह देगा हम उस हिसाब से काम करेंगे, नहीं भैया, हम बाहरी संप्रभु हैं। देश से बाहर के जो डिसीजन है उनको हम ना मानने के लिए भी, अमेरिका ने क्या बोला है, हम संप्रभु, हम डिसीजन लेंगे कि हम नहीं करेंगे इस चीज़ को, तो क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। समाज के प्रत्येक वर्ग को साधना, वो समाजवाद होता है। पिछड़े को भी साधा जाए, समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचे, ये समाजवाद है। धर्मनिरपेक्ष होने की बात आगे करेंगे, क्योंकि किसी भी धर्म की तरफ झुकाव ना होना, देखिए। और आप जानते हैं संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा था? कहाँ का संविधान सबसे पहले बना है? बोलो भाई फटाफट से बताएंगे। यूएसए, 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 एकदम से ठीक है। क्यों आपका यूके क्यों नहीं? क्योंकि तैयार होने की बात होगी। हमने बोला जब प्रिपेयर होता है तो प्रिपेयर होने का मतलब है लिखित है, और अलिखित तो कैसा होता है? वो डेवलप्ड होता है, ये मेड होता है, मेड बनाया जाता है। प्रिपेयर, वर्ड्स पे ध्यान देना, छोटे छोटे वर्ड्स पे, ठीक है। यहीं पे अगर मैं इस शब्द को ना लिख के बोलता कि पहला संविधान किस देश का, तो हम यूके बोलते, लेकिन प्रिपेयर शब्द आ गया। विश्व का सबसे प्राचीन एवं अलिखित संविधान किस देश का है? क्या बोलेंगे? छुटकू प्रश्न, उड़ा दो इसको। कौन सा है? ब्रिटेन का है। इसका है? ब्रिटेन का है। भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना था? भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना था? 1,17,369 शब्द, और अभी तो वर्तमान में 1.5 लाख हो चुके हैं शब्द, ठीक है, बढ़ते बढ़ते। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता का मुद्दा उठाया था? ऑस्टिन। स्कोर जरूर लिखना दोस्त कमेंट सेक्शन में अपना, आपका कितना स्कोर रहा। और जितने दोस्त पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे, मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, आज अंतिम बार इस बारे में बोलूंगा, आज के बाद आंसर नहीं करेंगे। आप अपने नोट्स प्लीज खुद बनाइए, मजा आ जाएगा कसम से। जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, हम एक दिन में सब कुछ नहीं जान सकते हैं। जब हमारी यात्रा, अभी 3 दिन हो चुके हैं, समय यूं ही बीत जाता है, आपके जीवन के इतने वर्ष यूं ही चले गए, आप देखेंगे 6 महीने भी यूं ही चले जाएंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप सुप्रीम लेवल पे होंगे। ये पीडीएफ के लिए आप देखेंगे, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में आप जाएंगे, एप्लीकेशन में दूसरा ही फोल्डर है पेड क्लास के बराबर में फ्री कोर्स। फ्री कोर्स में जैसे ही आप जाएंगे, ऊपर आएगा सबसे ऊपर RW SSC एग्जाम्स, SSC फाउंडेशन नायक बैच, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 5 टीचर्स के फोटो आएंगे, राहुल सर का, उनकी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो विपिन सर का, ठीक है, आपके शोभित सर का, फिर मेरी क्लास का और संजीव सर, उस क्लास पे क्लिक करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सॉल्यूशन हो गया? बात समझ में आ गई? थम्स अप करके जाओ, कोई भी पूछेगा उसको भी समझा दोगे, क्योंकि तुमने मुझे ये समझो परेशान कर दिया, पीडीएफ 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 पीडीएफ। मेरे पास इतने मैसेज है पीडीएफ के लिए, मैंने कहा तुम पढ़ते नहीं हो, तुम समझौता कर रहे हो अपने साथ में, और मजे लेने के चक्कर में हो। आपकी फैमिली कुछ देख रही है, ड्रीम्स आपके लिए, वो सोच रहे हैं कि ये बच्चे हमें साधेंगे, लेकिन तुम ढूंढ रहे हो कंफर्ट। जो कंफर्ट ढूंढेगा वो साथी इतिहास नहीं रच सकता, ये बात देख लेना तुम, ठीक है ना। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, और उस कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए, मेहनत कीजिए, खुद को सितारा बनाइए, तभी बनोगे। नमस्ते, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और नेक्स्ट टॉपिक कल हमारा होगा भारत के संवैधानिक विकास को धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी थी, भारत के संवैधानिक विकास में उसका क्या रोल है, उसके बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होते हुए 1935 के अधिनियम के बाद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक आएंगे। फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे संविधान सभा को, संविधान सभा की मांग कैसे उठी थी, संविधान सभा बनाने वाले, संविधान सभा में कौन कौन लोग थे, क्या परेशानियां उनके सामने थी, क्या टारगेट्स थे, ठीक है। और फिर आप जानते हैं, फिर जनरली हमारी सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। थैंक यू, नमस्ते।